Hello everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने लास्ट वीडियो से इकोनोमेट्रिक्स को शुरू किया था। उस वीडियो में मैंने इकोनोमेट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। आज से हम ऑफिशियली इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की शुरुआत करेंगे। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। मॉडल तो हम सब जानते हैं क्या होता है, एक ऐसी चीज जो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट करने का एक तरीका हो, या और भी जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं उसमें अलग अलग मॉडल्स यूज होते हैं। जैसे कि अगर बात करें डेवलपमेंट में तो सोलो का ग्रोथ मॉडल, हैरेट डोमर का ग्रोथ मॉडल, इस तरीके से डिफरेंट मॉडल है। मॉडल का क्या मतलब होता है, जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल की फॉर्म में। मॉडल जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि सोलो ग्रोथ मॉडल है, हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल है, मॉडल का जो बेस है वो सेम ही रहेगा। अगर हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर डिफरेंट आता रहेगा, ठीक है। अब हमें समझना है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसमें कोई भी पावर ना हो, ठीक है। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये लीनियर है। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं है। लीनियर की जो अब लीनियरिटी जो है वो हम ज्यादा अजम्पशन के पार्ट में पढ़ेंगे। अब हमें समझना है कि रिग्रेशन का क्या मतलब होता है। रिग्रेशन जो हमारा होता है वो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रिग्रेशन होता है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इस वीडियो में हम डेवलप करना शुरू करेंगे। इसमें कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या था। सबसे पहले हमें समझना है रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस को समझ पाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल रिग्रेशन एनालिसिस को करने का एक तरीका है, ठीक है। इस मॉडल के बेस पे हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। तो अब हमें समझना है कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, जो मैंने यहाँ पे बोला, इसमें दो चीजें हैं, एक y है एक x है। जो हमारा इसमें y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इसीलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। 5x प्लस 3, लेट्स से x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, x की वैल्यू 0। अगर अब हम x की वैल्यू को 1 ले तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही वैसे y की वैल्यू खुद पे खुद चेंज हो जाएगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिग्रेशन एनालिसिस कुछ भी नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो डिपेंडेंट जो है, ये जो डिपेंडेंट है इसको एस्टिमेट करने का या कैलकुलेट करने का एक तरीका है इंडिपेंडेंट के बेसिस पे, ठीक है। एक टर्म और यूज होता है जो मैं आपको बता दूं, बाईवेरिएट, ठीक है। बाईवेरिएट जो होता है ये एक डेटा की फॉर्म होती है। लेट्स से यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे तो वो बाईवेरिएट डेटा एनालिसिस होगा। बाई का मतलब ही होता है 2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर का मतलब पावर कोई भी नहीं होगी, और पावर किस चीज की नहीं होगी वो मैं आने वाले टाइम में समझाऊंगी। अभी बस इतना समझ लीजिए कि लीनियर मॉडल है। जो हमारे पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स की कोई भी पावर नहीं होगी, पैरामीटर्स लीनियरली रिलेटेड होंगे। रिग्रेशन क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का। मॉडल क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइंस बोल सकते हैं, या फिर एक मॉडल होता है जिसमें हमारा जो मेन वैल्यूज होती हैं वो फिक्स रहती हैं। जैसे कि हमारा सोलो मॉडल है उसमें चीजें सेम रहती हैं। जैसे कि स्टेडी स्टेट की जो इक्वेशन है
वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मॉडल के थ्रू ड्राइव की हुई है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? जब हम डिपेंडेंट की वैल्यू को या तो एस्टिमेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, किसके बेसिस पे? इंडिपेंडेंट की वैल्यू पे, और ये इंडिपेंडेंट की वैल्यू फिक्स्ड भी हो सकती है और ये वेरी भी कर सकती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें समझना है कि रिग्रेशन एनालिसिस को हम करते ही कैसे। जो मैंने 5x + 3 लिखा था उसको मैं पैरामीटर्स की फॉर्म में लिखती हूँ, a + bx। इसमें क्या है? हमारा a और b हमारे पैरामीटर है। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर अब हम इसका इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे? y i = अल्फा प्लस बीटा i x i प्लस e i। ये हमारी जो फॉर्म होती है ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें हमारे क्या होता है? अल्फा और बीटा जो होते हैं वो पैरामीटर होते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि लीनियर का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका मतलब ये है कि जो लीनियरिटी होगी वो y के बीच में होगी और ये अल्फा और बीटा जो होंगे ये लीनियर होंगे। xi की पावर हो सकती है, हो सकता है कि कोई मॉडल इस तरीके से हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी लीनियरिटी जो है वो पैरामीटर में है, ये मैंने आपको पहले बताई थी। अब हमें समझना है कि ये अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा हमारा इंटरसेप्ट का काम करेगा, जब हम फिगर बनाएंगे तो अल्फा इंटरसेप्ट है और बीटा 1 हमारा स्लोप है। ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की हमने और हम किस तरीके से रिग्रेशन की नॉर्मल इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा फोकस जो है वो एरर टर्म पे है। ठीक है, आज हमें एरर टर्म का कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद में हमें समझना है कि एरर टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए हमारा एक मॉडल हम बनाना चाहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा होगा। हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी डिमांड होती है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से। यानी कि जो एक प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसका प्राइस डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही हो सकती है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि कार और पेट्रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एक के प्राइस बढ़ने का या कम होने का दूसरे पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेजर चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो उसको अफेक्ट करती होंगी, जैसे कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, बिलीफ ऑफ द कस्टमर, जो कंज्यूम करने वाला है उसका क्या बिलीफ है। लेट्स से एक ब्राह्मण है जो नॉनवेज खाने में बिलीव नहीं करता है, तो अगर उसके लिए नॉनवेज सामने रख दिया जाएगा तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रल है। जो इंसान नॉनवेज नहीं खाता ही इज न्यूट्रल टू द डिमांड ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मॉडल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने मान लिया y जो है हमारा वो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की और x उसका प्राइस है, सिंपली। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम डिमांड और प्राइस को इस तरीके से दिखा देंगे तो क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा? नहीं, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एरर टर्म भी होती है। जो भी छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं या एक ऐसी चीज या एक ऐसा टर्म जिसको हम सेपरेटली किसी भी मॉडल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं या उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसको इनकॉर्पोरेट कर सके, उसका इफेक्ट हम EI में शो करते हैं। EI जो होता है वो रैंडम होता है। ठीक है, इसको रैंडम एरर बोलते हैं और इसका खुद का अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हर एरर टर्म का अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो एरर टर्म होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एरर टर्म एक जैसी हो, इसीलिए हम इसको नॉन स्टोकेस्टिक बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारा xi है ये हमारा चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है, इसीलिए हम इसको स्टोकेस्टिक बोलते हैं।
स्टोकेस्टिक और फिक्स्ड एक ही बात होती है, यानी कि एक्स आई की जो वैल्यू होगी वो हमें फिक्स होगी, ठीक है, और जो हमारा रैंडम एरर टर्म है वो नॉन स्टोकेस्टिक होगा, इसका एक अपना पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई होप आपको एरर टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अगर इसको ग्राफिकली शो करूँ तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारा मैं एक कंजम्पशन फंक्शन सिखा रही हूँ जो कीन्स का है। यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन फंक्शन हमारा शो कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, इसमें एमपीसी है। तो इसमें एरर टर्म्स कैसे हो सकती हैं, ये कोई वैल्यू उसकी यहाँ तक चली जाए तो ये हमारी क्या है, ये एरर टर्म कुछ यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग एरर टर्म्स हमारी कहीं भी ग्राफ में हो सकती हैं। अब हमें समझना है कि एरर टर्म्स क्यों आती हैं। सबसे पहले तो एरर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे केस एक्सप्लेन किया कि जनरली जो डिमांड होती है, ये जनरली कोई भी एक चीज जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें से 2 या 3 मेन फैक्टर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो 2-3 फैक्टर ही उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो बाकी सारे फैक्टर्स का इफेक्ट हम एक साथ डालें, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एरर टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। एरर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, जैसे मैं आप लॉ ऑफ डिमांड का बताऊं तो कुछ चीजें जो होंगी वो लॉ ऑफ डिमांड को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी, कुछ नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी। पॉजिटिव इफेक्ट जो है, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपस में वर्क करेंगे, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, और जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, इसीलिए हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो खुद कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है कलेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ डेटा। कई बार क्या होता है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें मिस हैंडलिंग हो जाती है। मिस हैंडलिंग कैसे हो जाती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो जब डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कई बार रिपोर्टिंग एरर हो जाते हैं, डेटा मिस हैंडलिंग हो जाती है। तीसरा क्या प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम से एरर्स इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के मेथड में एरर नहीं है, सैम्पलिंग में एरर है। सपोज कीजिए हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कैसे बढ़ती है, ठीक है, कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और हमने जो सारे सैंपल्स हैं वो पुअर फैमिली से ले लिए हैं। अगर हमने पुअर फैमिली से ले लिए हैं तो वो हमें एक बैलेंस्ड व्यू नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से पुअर फैमिली इनकम बढ़ने पर रिस्पॉन्ड करेगी, उस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली या रिच क्लास फैमिली जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका जो है वो अलग होगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एरर टर्म को क्यों इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कई बार ये होता है कि डेटा अवेलेबल नहीं होता है। डेटा क्यों अवेलेबल नहीं होता है, इसी का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हमें ये पता करना है कि जो इनकम है उसके बढ़ने का कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट करता है। देखिए, हमने बहुत सारी जो कंजम्पशन की थ्योरीज पढ़ी है उसमें पढ़ा है कि हमारी केवल करंट इनकम नहीं, जो वेल्थ होती है ना, जो वेल्थ होती है वो भी हमारे कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। हमारे पास ऑलरेडी कितना वेल्थ है, हम उससे भी अपने कंजम्पशन को डिसाइड करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, लोगों को अपनी जनरेशनल वेल्थ का पता नहीं होता है, और किसी की भी जनरेशनल वेल्थ जो होती है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट होता है कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स। कोर वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके बिना मॉडल बन ही नहीं सकता है। जैसे अगर हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो उसमें इनकम और कंजम्पशन कोर वेरिएबल्स हैं। पेरिफेरल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके बिना हम अपने मॉडल को बना सकते हैं, और उसके अलावा 2 या 3 वेरिएबल को जब हम मिक्स करके एक वेरिएबल बना सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल वेरिएबल्स। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। इनकम बढ़ने से हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन हमारी कंजम्पशन जो होती है ना वो और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि फैमिली का साइज क्या है, जोग्राफिकल रीजन भी हमारे कंजम्पशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं या फिर जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो आप गर्म चीजों का कंजम्पशन करेंगे, वाइस वर्सा अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप ठंडी चीजों को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये जो हमें डेटा पता चला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक इसकी अलग से कॉस्ट को निर्वाह किया जाए या फिर कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट किया जाए। किसी भी एक वेरिएबल को इंक्लूड करने की मॉडल में कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम उनको नहीं करते हैं। इन 2-3 फैक्टर को हम एरर टर्म्स में इंक्लूड कर देंगे। कोर वेरिएबल्स और पेरिफेरल वेरिएबल्स का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर ये होता है इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सैंपलिंग के लिए जाते हैं ना
या फिर सेंसस होता है या किसी भी तरीके का डेटा कलेक्शन होता है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे। गवर्नमेंट को तो हम कभी एग्जैक्ट डेटा देते ही नहीं है, या तो ये कह लीजिए कि टैक्स की वजह से नहीं देते हैं, या फिर सब्सिडी आना बंद ना हो जाए, या फिर और किसी तरीके से लॉज रेगुलेशंस ना हो जाए, तो हम हेजिटेट करते हैं। हमारा एक रैंडमनेस होती है ह्यूमन बिहेवियर में। कभी भी आप सेंसस का डेटा पढ़ेंगे या फिर कोई एनएसएसओ का डेटा पढ़ेंगे या कोई आपसे भी सैंपल कलेक्ट करने आएगा तो आप एग्जैक्ट डेटा नहीं बताते हैं। अगर कोई भी सर्वे आप देख रहे हैं या कोई भी सर्वे में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जानते हैं आप कितना रैंडमली आंसर करते हैं। तो इस वजह से भी हमें एरर टर्म को रखना पड़ता है। प्रॉक्सी वेरिएबल्स होती है, प्रॉक्सी वेरिएबल्स को हम एरर ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। जो हमारे मिल्टन फ्राइडमैन थे, मिल्टन फ्राइडमैन ने हमें परमानेंट इनकम की थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला, और जो मिल्टन फ्राइडमैन थे ना, उन्होंने बोला था कि हमारी जो कंजम्पशन है वो परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन परमानेंट कंजम्पशन का तो हमें अब कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है ना, हमारी परमानेंट कंजम्पशन है या परमानेंट इनकम का हमें कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह रिप्लेसमेंट करते हैं। हम रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं कि हम ईयर वाइज डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे, यानी कि जो एक डेटा हमारे पास एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है हम उसका प्रॉक्सी यूज करते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में कोई और यूज करते हैं। सबसे लास्ट में देखिए हमने सब सही कर लिया, एरर ऑफ स्पेसिफिकेशन भी सही है, मेजरमेंट भी मिल गया, सैम्पलिंग की एरर को भी हम ठीक कर सकते हैं, ये सब चीजें ठीक कर ली। 8th हमारा आता है रॉन्ग चॉइस ऑफ मॉडल, ठीक है। अगर हमने मॉडल को ही रॉन्ग चूज कर लिया तो फिर हमारा जो है एरर वो हमेशा गलत आएगा। जैसे कि ये हमारा हमारा ये है, ठीक है, ये एक मॉडल है, ठीक है। इसका स्कैटर डायग्राम बनाना बहुत आसान है, हम इसके स्कैटर डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। लेकिन अगर हमारा मॉडल इस तरीके से हो जिसमें xi स्क्वायर हो, लीनियरिटी केवल पैरामीटर्स में ही तो है, एक्साइज में तो है नहीं। तो अगर हमें ये वाला मॉडल चूज करना था और हमने ये चूज कर लिया, या फिर ये वाला मॉडल हमें चूज करना था और हमने ये वाला कर लिया, यानी कि अगर हम गलत मॉडल को चूज कर लेंगे तो भी हमें एरर टर्म की जरूरत पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है उसकी इक्वेशन होती है yi = अल्फा प्लस बीटा i xi प्लस ei। और आज के इस वीडियो में हमने एरर टर्म पे डिस्कशन किया है, एरर टर्म क्या होती है, क्यों होती है, उसको हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारे 8 पॉइंट्स है जिसके लिए जरूरत पड़ती है। इसके आने वाले वीडियोस में हम ऑफिशियली क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अजम्पशंस को पढ़ेंगे, फिर डेरिवेशंस को पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। मैं प्रॉपर इकोनोमेट्रिक्स बिट बाय बिट अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.